प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हेल्थ इज वेल्थ के आज के अंक में हम बात करेंगे किडनी रोग से संबंधित बीमारी पर। ये किडनी रोग की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, ये इतना तेजी से फैलाव हो क्यों रहा है, वजह क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने और बहुत पुराने किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK वैद्या जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल हम लोगों का यही रहेगा कि किडनी के मरीज इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं सर? आज आप देख रहे होंगे हर घर में 1 से 2 मरीज डायबिटीज का होता है और ब्लड प्रेशर का होता है जी। और जो 70% किडनी का बीमारी होता है वो या तो डायबिटीज से होता है या ब्लड प्रेशर के कारण होता है। और जिसको भी आज डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होगा 15 से 20 साल के बाद लगभग 50% लोगों को किडनी का बीमारी जरूर होगा जी। तो जिस तरीके से समाज में शुगर और ब्लड प्रेशर का बीमारी बढ़ रहा है उसी तरीके से ये किडनी का मरीज बढ़ रहा है और यही मुख्य कारण है आज के डेट में। और दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि पहले किडनी का बीमारी डायग्नोज नहीं होता था, पता ही नहीं चलता था लोगों का पैर फूल रहा है, शरीर फूल रहा है, जांच हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किडनी का बीमारी है। बट आज डायग्नोसिस हो रहा है और अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो रहा है। ये 2 मेन कारण है किडनी बीमारी का नंबर बढ़ने का। आपने कहा सर कि डायबिटीज और किडनी जो है, डायबिटीज और BP ये प्रमुख कारण है, तो क्या ये वजह मतलब इन 2 प्रमुख बीमारियों की वजह से किडनी मरीज बढ़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अगर 100 मरीज लिया जाए किडनी का तो उसमें से 50 मरीज जो है वो डायबिटीज के कारण होता है जी। और लगभग 25 मरीज जो है वो ब्लड प्रेशर के कारण होता है। यानी 3/4 बीमारी जो होता है 100 में से 75 बीमारी जो है या तो डायबिटीज से होता है या ब्लड प्रेशर से होता है। बाद बाकी जो 25 बीमारी होता है किडनी का वो और सब कारण से होता है। जैसे कोई पेन किलर खाता है, किसी को जेनेटिक बीमारी है, किसी को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को स्टोन हो रहा है किडनी में, तो ये सारा कारण है। लेकिन मेन जो 75% जो बीमारी किडनी का होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से होता है। जी, बहुत बड़ी बात है और हमको लगता है कि इन 2 गंभीर बीमारियों पर रोक बहुत जरूरी है अगर किडनी से बचना है। बिल्कुल जी। एक सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देश में सिनेरियो क्या है, झारखंड की क्या स्थिति है और देश की क्या स्थिति है, किडनी मरीजों पर कितना भार है इस बीमारी? बहुत ही ज्यादा भार है। जब हम लोग आज से 25 साल पहले आए थे झारखंड में तो हार्डली कुछ मरीज देखने को मिलता था किडनी का। बट आज हम लोग लगभग 15 से 20 नेफ्रोलॉजिस्ट पूरे झारखंड में हैं और सबके पास इतना ज्यादा मरीज किडनी का है कि आप उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण। आज के डेट में लगभग 12 से 15% जो पॉपुलेशन है हम लोगों का, चाहे वो रांची हो या अपना कंट्री हो या देश में जितने भी राज्य हैं अलग अलग प्रांत में, सब जगह लगभग 12 से 15% जो पॉपुलेशन है वो किडनी बीमारी से ग्रसित है। यानी कि हमारा जो कुल आबादी का माने अच्छा खासा हिस्सा जो है किडनी की मरीज से। बिल्कुल। सर, एक किडनी की मरीज का आपने कहा कि डायग्नोस होने लगा है, तो एक आम आदमी एक सरल भाषा में बता दे हमें कि कौन कौन से वो प्रमुख लक्षण है जिससे व्यक्ति को अगर वो दिखने लगे तो सतर्क हो जाए और डॉक्टर के पास पहुंच जाए। वो छोटा सा सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो है शरीर में सूजन आना जी। और ये सूजन यूजुअली पहले चेहरा से आता है, उसके बाद फिर पैर में आता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। उसके बाद पेशाब में अगर किसी तरीके का कोई भी लक्षण होता है तो उसको किडनी बीमारी के रूप में लेना चाहिए। और इसका डायग्नोज करने का बहुत ही साधारण तरीका है जो हम लोग सबको अपनाना चाहिए। एक तो पेशाब का टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट आप कराएं जिसमें हार्डली 40-50 रुपया का खर्च आता है। और दूसरा होता है ब्लड में एक ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन जो आजकल सब लोग जानते हैं जी। तो ये अगर 3 टेस्ट आप करा लें तो आप 90% श्योर हो सकते हैं कि आपको किडनी का बीमारी है कि नहीं है। जो 10% बचता है उसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। तो डायग्नोसिस बहुत ही सिंपल है और किसी भी आदमी को जिसका उम्र 30 साल से ऊपर हो या अगर किसी को डायबिटीज हो या किसी को ब्लड प्रेशर हो या किसी के घर में अगर किडनी का पेशेंट हो
तो ऐसे लोगों को साल भर में ये 2-3 तरह का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, और बहुत सस्ती भी है। बहुत सस्ती। जी। एक चीज और बात करें कि एक तो किडनी की बीमारी बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं जी, और संख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ हम ये जानना चाहेंगे क्या ट्रीटमेंट का दायरा भी बढ़ा है क्या सर? मतलब वो अत्याधुनिकता जो होनी चाहिए जी, बीमारी की बिल्कुल आपने एक अहम सवाल पूछा है। आज से 5 साल पहले हम लोग सिर्फ क्या करते थे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते थे और शुगर कंट्रोल करते थे। इसके अलावे किडनी बीमारी का कोई सटीक उपाय हम लोगों के पास नहीं हुआ करता था। बट आज के डेट में हमारे पास 3-4 ऐसी दवाइयां हैं जिसको यूज करने से अगर अर्ली स्टेज में किडनी का बीमारी है तो वो वापस रिवर्ट बैक होके नॉर्मल हो सकता है। इसीलिए हम इस चीज पर ज्यादा जोर देंगे कि इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज में होना चाहिए, और जैसे ही पता चले कि एकदम से अर्ली स्टेज में किडनी का बीमारी है, आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो सारे नेफ्रोलॉजिस्ट इस चीज को जानते हैं ये 4 कौन सी दवाइयां हैं, और वो आप दवाई अगर लेंगे आप सही तरीके से, सही डोज में और सही तरीके से अगर आप फॉलोअप कराते हैं तो आपका किडनी का बीमारी रिवर्ट बैक कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी और राहत भरी खबर अगर बताया सर। एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर मानिए कि किडनी का मरीज हो ही गया, इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद भी, तो डायलिसिस की नौबत कब पहुंचती है? जी, एकदम दूसरा अहम सवाल आपने पूछा है कि अगर हम कितना ही ट्रीटमेंट करें, जैसे 4 दवाई के बारे में अभी हमने बताया, उसके बावजूद भी एक परसेंटेज होता है जो कि वो बीमारी बढ़ते चला जाता है, तो उस समय डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो डायलिसिस स्टार्ट करने के पहले हम लोग 2 चीज देखते हैं। एक तो शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन का मात्रा कितना है, स्पेशली अगर क्रिएटिनिन किसी का 10 से ऊपर है तब तो आपको डायलिसिस कराना ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दूसरा, किसी को क्या होता है कि क्रिएटिनिन मान लीजिए 6-7 ही रहता है शरीर में, लेकिन लक्षण आने लगता है बीमारी का, जैसे उल्टी होने लगता है, सांस फूलने लगता है, खाना नहीं खा पाता है, चल फिर नहीं पाता है। तो अगर क्रिएटिनिन 6-7 भी रहे और ये सब लक्षण आने लगे तो लोगों को डायलिसिस की तरफ सोचना चाहिए। जी, एक तो और जानना चाहेंगे कि ये डायलिसिस की पद्धति क्या है जी, ये क्या करते हैं हम लोग डायलिसिस में? डायलिसिस में कुछ नहीं करते हैं, इसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। अच्छा। जिस तरीके से कुदरत ने हमें 2 किडनी दिया है और वो अनवरत 24 आवर्स काम करता है, और शरीर में यूरिया और क्रिएटिनिन के मात्रा को और साथ दूसरे विषैले पदार्थ को नॉर्मल रेंज में रखता है। हम लोग डायलिसिस से क्या करते हैं, जस्ट एक मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन के ऊपर से ब्लड को फ्लो करते हैं हम लोग, और वो जैसे चालनी होता है ना, चालनी से हम लोग चालते हैं किसी चीज को, तो जितना चीज जो निकल जाता है और अच्छा चीज ऊपर रह जाता है। उसी तरीके से ये किडनी एक तरीके से चालनी है, तो जितना गंदगी है वो छान के बाहर कर देता है और वो पेशाब के रास्ते से बाहर चला आता है। डायलिसिस वही चीज है, आर्टिफिशियल किडनी है, जस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर से ब्लड फ्लो कराते हैं, जितना गंदगी होता है वो बाहर निकल जाता है, और जो एसेंशियल चीज बॉडी का है वो बॉडी के अंदर में रह जाता है। तो यही डायलिसिस होता है, बट इसका टेक्निक अभी पहले से काफी इम्प्रूव किया है जी। आज से 25 साल पहले ऐसा टेक्निक होता था जिसमें कि लॉन्जिविटी लोगों की नहीं होती थी, 2-3 साल 4 साल जाते जाते मरीज परेशान होने लगता था। बट आज के डेट में जो नया डायलिसिस का पद्धति आया है उसमें आप देखिएगा कि जैसे हम लोग का डायलिसिस सेंटर है, 10 साल से ऊपर तो बहुत सारे मरीज होते हैं, 20 साल से भी ऊपर कुछ मरीज हैं जो सरवाइव कर रहे हैं डायलिसिस से। और अभी लेटेस्ट एक और पद्धति आया है जो कि पूरे यूरोप में लगभग 100% डायलिसिस उसी पद्धति से होता है। हम लोगों के यहाँ अभी उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में वो मशीन आ गया है, और उस मशीन से लोगों का लॉन्जिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा रहता है। और आपको लगेगा कि नहीं कि डायलिसिस करा के जब हम घर जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं कि हम डायलिसिस करा के घर जा रहे हैं, एकदम नॉर्मल जिस तरीके से आप जाते हैं उसी तरीके से वापस आता है। पुराना जो डायलिसिस था उसमें थोड़ा सा कमजोरी लोगों को लगता था, पानी निकलता है, यूरिया क्रिएटिनिन निकलता है, तो लोगों को कमजोरी लगती थी। बट आज के डेट में जो लेटेस्ट मशीन है उसमें एकदम से नॉर्मल तरीके का लाइफ लगता है लोगों को, और लगता ही नहीं है कि हम किडनी के मरीज हैं। ये लेटेस्ट डायलिसिस मशीन का शायद मुझे लग रहा है कि वो जीनो ट्रांसप्लांट है या दूसरा कुछ है। ये नहीं, ये तो डायलिसिस में कौन सी ये मशीन है? इसको हम लोग 5008 मशीन बोलते हैं। अच्छा जी, तो इसमें खास करके जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका उम्र 70 साल से ज्यादा है, जिसको साथ में लीवर का प्रॉब्लम है,
जिसको कि नॉर्मल डायलिसिस मशीन में हम लोग डायलिसिस नहीं कर पाते हैं, उसको इस डायलिसिस में हम लोग रखते हैं जी। और ऐसे भी अगर किसी को फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंश्योर्ड है, तो हम सलाह देंगे अपने श्रोता को कि आप लोग 5008 मशीन पर डायलिसिस जी। तो झारखंड में क्या हमारा जी बिल्कुल अवेलेबल जी। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपने कहा जैसे कि दवाओं से पहले शुरुआत होती है किडनी की, दवा से शुरू किए, नहीं ठीक हुआ तो हम लोग आ गए, अब आपका डायलिसिस पे आ गए। तो डायलिसिस के बाद क्या ट्रांसप्लांट करने की नौबत कब आती है? देखिए, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों का एक ही इंडिकेशन होता है। क्रिएटिनिन का लेवल अगर 10 से ऊपर हो या 6-7 भी हो और आपको सिम्टम आने लगे, तो आपको डायलिसिस कराना है या ट्रांसप्लांट कराना है। और दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि आप डायलिसिस, अभी पहले हमको नहीं पता था किडनी का बीमारी है, तो हम डायलिसिस कराने लगे। 6 महीना के बाद हमको लगा कि नहीं, अब हमको ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, तो आप डायलिसिस बंद कर दीजिए, ट्रांसप्लांट करा लीजिए। किसी का ट्रांसप्लांट होता है और उसके बाद पता चलता है 1 साल 2 साल या 6 साल के बाद कि अब ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है अब वो काम नहीं कर रहा है। बहुत सारा कारण होता है उसको। अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर आप वापस डायलिसिस पर आ सकते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि एक बार डायलिसिस करा लिए तो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, या एक बार ट्रांसप्लांट करा लिए तो डायलिसिस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। लोग जिस पद्धति पर ज्यादा अच्छा करते हैं, हम लोग उसी पद्धति पर उसको रखते हैं। सर, ट्रांसप्लांट काफी खर्चीला भी होता है और उसको मैचिंग करना शायद बहुत चुनौती का काम होता है। तो एक चीज तो ये जानना चाहेंगे कि वो थोड़ी सी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया बता दें और ट्रांसप्लांट को कैसे मतलब मैनेज कर पाए, क्योंकि काफी खर्चीला होता है, मासिक खर्च भी उसमें आता है कुछ। क्या है सर? नहीं, आज के डेट में खर्च की बात ही नहीं करते हैं हम लोग। इसलिए नहीं करते हैं कि जो अभी समाज में जो चलन है, हर गवर्नमेंट लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। आप लोग भी जानते होंगे कि आयुष्मान भारत योजना है, अपना झारखंड सरकार का बहुत सारा योजना है। तो इस तरीके से हर स्टेट में कोई ना कोई योजना है। और अभी तो 70 साल से ऊपर के लोगों को भी इंक्लूड कर लिया है उसमें। और लोग जागरूक हो रहे हैं और सबके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस जरूर रहता है। तो खर्च आजकल के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, आज से 10 साल पहले हुआ करता था। आयुष्मान भारत भी ट्रांसप्लांट को कवर करता है। तो अगर किसी के पास मान लीजिए फाइनेंस नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, तो आप करा सकते हैं। जहां तक खर्च की बात है, तो आजकल किसी भी हॉस्पिटल में 6 से 7 लाख में आराम से ट्रांसप्लांट हो जाता है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो। ये फाइनेंस की बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ट्रांसप्लांट में, वो किसी को किडनी देना है आपको, और किडनी यूजुअली घर से ही लगता है। आप घर में कौन दे सकते हैं? तो फर्स्ट डिग्री रिलेशन दे सकते हैं, जो ब्लड रिलेशन है। वाइफ हस्बैंड भी दे सकते हैं, ऑल्दो ब्लड रिलेशन वहां नहीं है बट इमोशनली रिलेटेड है। तो जैसे फादर मदर से किडनी ले सकते हैं आप, बच्चों को किडनी बच्चों से ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा आजकल के टाइम में फादर, दादा और दादी जी, ये लीगली अलाउड है, इतने लोग दे सकते हैं। अब बहुत फैमिली में देखेंगे 4 ही मेंबर हुआ करता है, पेरेंट्स रहे, 2 बच्चे रहे, बच्चे का उम्र कम है। सपोज किडनी, हस्बैंड का किडनी खराब हो गया, वाइफ डायबिटिक है, तो कौन किडनी देगा? तो उस कंडीशन में लॉ अलाउ करता है कि आप बाहर से किडनी ले सकते हैं, और उसके लिए जो उचित, उसमें फाइनेंस ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी देते हैं, लॉ बोलता है कि आप उससे पैसा उसको नहीं दे सकते हैं। आप अदर किसी तरीके से, जैसे इमोशनली को है कि भाई नहीं हमको देना है, ह्यूमन बैकग्राउंड पर, इमोशनल बैकग्राउंड पर मदद करने के लिए आप दे सकते हैं, बट फाइनेंस का ट्रांजैक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। एक चीज और जानेंगे कि सर, ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, तो ये शायद जीनो ट्रांसप्लांट एक नई पद्धति है, ये क्या है सर? ये अभी ऑल्दो हमारे कंट्री में नहीं आया है, लेकिन अभी आप न्यूज में काफी सुने होंगे कि अमेरिका में एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट हुआ और पिग से किडनी निकाल के, और उस ह्यूमन बीइंग में, उस आदमी में वो किडनी, पिग के किडनी को, पिग यानी हम लोग अपने कॉमन लैंग्वेज में सुअर उसको बोलते हैं, तो उसके किडनी को निकाल के और आदमी के किडनी में लगाया गया। लेकिन उसके पहले बहुत सारा प्रक्रिया होता है उसमें। उस सुअर के किडनी को या पिग के किडनी को जेनेटिकली हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि वो ह्यूमन यानी आदमी के रूप में वो किडनी आ सके। और जब वो आ जाता है, वो ट्रीटमेंट 5-6 महीना चलता है। जब वो आदमी की तरह वो किडनी हो जाता है, तब फिर उस किडनी को निकाल के हम लोग आदमी में लगाते हैं। हालांकि ये आदमी बहुत दिन सरवाइव नहीं किया, 2 महीना किडनी लगाने के बाद वो सरवाइव किया,
लेकिन ये पहला ट्रांसप्लांट था और आगे ये बताता है कि आगे हम लोग साइंस को थोड़ा और डेवलप कर पाएंगे तो प्रोबेबली ये चीज हकीकत में आ जाएगा और हो सकता है अगला 5 साल में हम लोग देखें कि हमारे देश में भी जीनो ट्रांसप्लांट होने लगे। जी सर, एक चीज, ये तो सब बीमारी, उसके इलाज, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सारा बातचीत कर ली हम लोग। सर, किडनी के मरीज हो ही नहीं, हम आप किसी के पास आपके पास आए ही नहीं, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए वो हमारे दर्शकों को कुछ नहीं। जो हमारे दादा दादी या नाना नानी जो जीवन पद्धति अपनाते थे, मैं बोलूँगा एकदम हूबहू आप वैसा ही लाइफ स्टाइल अपनाइए। आप 9 to 5 जॉब कीजिए। जॉब करने के बाद का जो है समय वो आपका और आपके परिवार का होना चाहिए। आप अननेसेसरी मॉडर्न लाइफ के पीछे नहीं भागें, अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लें और अंधाधुंध कमाई के पीछे जो हमारा पूरा समाज भाग रहा है दिन रात, वो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। आप अगर सोच के देखेंगे बाय द एंड ऑफ लाइफ जब आप 65-70 साल के हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या किया लाइफ में, हमने कुछ नहीं किया। अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं और वही लाइफ स्टाइल बेस्ट है। आज से 50 साल पहले कहाँ सुनाई पड़ता था कि किडनी का बीमारी है, डायबिटीज़ का बीमारी है। अगर आप इस लाइफ स्टाइल को अपना सकें और डेली कम से कम 1 घंटा मॉर्निंग वॉक कर सकें, खान पान जो आपका ट्रेडिशनल फूड है, दाल चावल रोटी दूध सब्जी और ये सब चीज़ आप खाएं, अननेसेसरी जंक फूड की तरफ नहीं जाएं। अगर ये लाइफ स्टाइल आप अपनाते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किडनी या हार्ट या किसी तरीके का मरीज हमारे समाज में इस तरीके से बढ़ते जाएगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी बखूबी से हमें आगाह किया है कि हमारी बड़ी आबादी जो है वो किडनी की बीमारी से पीड़ित हो रही है। लगभग 12 से 15% लोग जो है वो किडनी के मरीज बनते जा रहे हैं। ऐसे में सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी हो गई है। अगले अंक में हम फिर किसी एक नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक नए डॉक्टर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।